बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज आपके इस कोर्स का 18वां लेक्चर है। हस्बे मामूल हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कवर किए। तो समरी रिकॉल में देखते हैं जी हमारे पास क्या है। पिछले लेक्चर में हमने असल में एप्लीकेशंस ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को बेसिकली क्लोज कर लिया था। ये टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका था। ताहम हमने उसमें क्या किया या पिछले लेक्चर में किन बातों को हमने कवर किया ये देख लेते हैं थोड़ी सी देर में। तो सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फोर्स डैम्ड एंड अनडैम्ड मोशन वर डिस्कस्ड। कि डैम्ड फोर्स हमने डैम्पिंग क्या होती है इसके बारे में देखा, फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की उसकी, और फिर अनडैम्प्ड मोशन के लिए भी हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। उसमें फिर दो टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट सोल्यूशन क्या होता है। ट्रांजिएंट सोल्यूशन क्या था कि जो थोड़े वक्फे के लिए या थोड़े वक्त के लिए वैलिड होता है सोल्यूशन, जो टाइम गुजरता जाता है वो सोल्यूशन जो है वो वैनिश हो जाता है या उसकी वैल्यू जो जीरो हो जाती है। तो ऐसे पार्ट ऑफ सोल्यूशन को या वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन उसे ट्रांजिएंट जो है सोल्यूशन कहते हैं। और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन क्या है, जो बाद में विद पैसेज ऑफ टाइम एक खास फ्लो में या एक खास जो है पैटर्न के साथ सोल्यूशन चल रहा हो, ऐसे सोल्यूशन को स्टेडी स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े। इसमें हमने सीरीज सर्किट्स की बात की। उसमें सीरीज सर्किट्स में जो कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट थी या कुछ बुनियादी डेफिनेशंस की ज़रूरत थी, तो उसमें हमने रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। फिर हमने ओहम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ की मदद से इक्वेशन जो ऑफ मोशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट जो है वो ड्राइव की। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ सीरीज सर्किट हमने फिर देखा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पढ़ा कि जो हमारे पास इक्वेशन उस की आई थी सीरीज सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज की, उसका सॉल्यूशन देखा। फिर हमने उससे रिलेटेड चंद एक प्रॉब्लम्स की। तो इस तरह हमने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर या हायर, चूंकि ज्यादातर हमने सेकंड ऑर्डर ही इक्वेशंस की बात की, तो उसको हमने कवर कर लिया। ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका। आज से एक्चुअली हम एक नया टॉपिक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तज़किरा वैसे पहले भी किया जा चुका है कि हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, तो इसका एक तज़किरा पहले हम कर चुके इन द फॉर्म ऑफ काशी-आयलर इक्वेशन। ताहम ये जो स्टैंडर्ड मेथड इसके लिए काशी-आयलर इक्वेशन नहीं है। काशी-आयलर इक्वेशन की हमने देखा खास फॉर्म होती है। अब वो फॉर्म तो हर इक्वेशन अटेन नहीं करती ना, या हर इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखा भी नहीं जा सकता। ताहम हम ये देखेंगे कि जो एक्चुअल वे ऑफ या एक्चुअल मेथड टू टैकल द इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, वो हैं सीरीज सॉल्यूशन या सीरीज सॉल्यूशन मेथड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो सीरीज सॉल्यूशंस पे है। याद रखिएगा, इसमें जो पहले आज का ये पूरा लेक्चर स्पेसिफाई किया जा रहा है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द पावर सीरीज, और पावर सीरीज होती क्या है, फिर उसमें कन्वर्जेंस कैसे होती है, फिर उसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, और इसी तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है किसी पावर सीरीज का। फिर पावर सीरीज को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनालिटिकल फंक्शंस या पावर सीरीज क्या होती हैं, और इसी तरह इस पे ऑपरेशंस कैसे हम को ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह से हम फिर जो है आखिर में ये भी देखेंगे कि हम दो सीरीज को ऐड कब कर सकते हैं, उनको समेशन फॉर्म में शिफ्ट ऑफ इंडेक्सेस जो है उसको हम देखेंगे। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है पावर सीरीज की बेसिक कॉन्सेप्ट्स
और पावर सीरीज सॉल्यूशन के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज की पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या डेफिनेशन है। पावर सीरीज एन इंट्रोडक्शन, a standard technique for solving linear differential equations with variable coefficients is to find a solution as an infinite series. Basically, linear differential equation with variable coefficients, उसका जो solution होता है वो एक कहना चाहिए जी कि infinite series की form में होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि उसका सॉल्यूशन किसका, वेरिएबल कोफिशिएंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिट सीरीज या इन्फिनिट सीरीज फॉर्म की फॉर्म में फाइंड करना जो है, इस टेक्निक को कहते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो ऑफन दिस सॉल्यूशन कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। Okay, therefore this lecture is devoted to discuss some of the important concept about the power series. तो इस चैप्टर में जैसे पहले बता चुका, इस लेक्चर के दौरान हम पावर सीरीज के बारे में some important concepts and basic terminologies पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी पावर सीरीज क्या होती है। वैसे ये टॉपिक आपने अपने कोर्स जो है आपने कैलकुलस के हवाले से पढ़ा, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें ये जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया आपको। उम्मीद है आप कुछ न कुछ इसके बारे में पहले से जानते होंगे। ताहम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इन चीजों को दोबारा रिवाइज कर लिया जाए, इनको दोबारा से एक तरह से रिफ्रेश कर लिया जाए, ताकि जब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो उस वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो, सब बात क्लियर हो और आपको पता हो पावर सीरीज होती क्या, उसकी कन्वर्जेंस क्या और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में आपको खूब आगाही हो। तो देखते हैं जी सबसे पहले कि पावर सीरीज होती क्या है। अ पावर सीरीज इन x माइनस a is an infinite series of the form this summation n is equal to 0 to infinity cn x minus a power n c naught plus c1 x minus a, यानी अब ये समेशन फॉर्म में लिखा है, ये इसको ओपन करके लिख दिए समेशन फॉर्म। तो इस शक्ल की जो भी सीरीज होगी इसको हम पावर सीरीज कहते हैं। आप गौर कीजिए तो इसमें x माइनस ए की पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए कहा कि पावर सीरीज इन x माइनस ए। यहां याद रखिए कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं c0, c1 एंड c2 एंड a आर कांस्टेंट्स एंड x रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल, कि इसमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं और x जो है वो वेरिएबल होता है। In this discussion, we will only be concerned with the cases where the coefficients x and a are real numbers. तो हम यकीनन रियल कोफिशिएंट्स और ये जो कांस्टेंट है रियल के लिए हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी, या हम इसी पे डिस्कस करेंगे। द नंबर a is known as the center of the power series. यहां मैं आपके लिए एक और बात करना चाहूंगा कि जैसे ये सीरीज हो ना, सपोज ये लिखियो n0 to infinity and cn xn, this is again a power series, बट ये सीरीज कहेंगे हम जी कि ये सेंटर्ड एट ओरिजिन है। ये किस पे सेंटर्ड है? ओरिजिन पे सेंटर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, द इन्फिनिट सीरीज माइनस 1 पावर n प्लस 1 over n square x raised to power n is equal to x minus x square over 2, यानी इसको आप ओपन करके लिख रहे हैं over 2 raised to power n plus x cube over 3 raised to power 2 माइनस। पहली बात तो ये है कि ये एक इन्फिनिट सीरीज है, इसे पावर सीरीज कहते हैं। पावर सीरीज असल में ऐसी सीरीज को कहते हैं जिसमें x की पावर्स इन्वॉल्व हों, तो यहां देख सकते हैं कि x की पावर्स इन्वॉल्व हैं। ओके, और इसमें वेरिएबल किसकी पावर्स हैं? x की हैं, तो लिहाजा हम कहेंगे इज ए पावर सीरीज इन x। ओके, दिस सीरीज इज सेंटर्ड एट 0। एक बात, दूसरी बात एक और यह मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये देखें, ये जो माइनस पावर है ना, -1 पावर n प्लस 1, ये इंडिकेट करता है ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। इस सीरीज को क्या कहते हैं?
अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज असल में ऐसी सीरीज होती है जिसमें अल्टरनेट साइन, एक दफा अगर प्लस है तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यूं अल्टरनेट साइंस चल रहे हो, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये एक एग्जांपल होगी हमारे पास पावर सीरीज की। अब जनाब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या होती है। देखिए हमने अभी जो सीरीज लिखी या इससे पहले जो डेफिनेशन लिखी, तो उन सब में क्या है? एक्स की पावर इन्वॉल्व है। तो अब अगर हम इफ वी चूज अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, देन द पावर सीरीज बिकम्स एन इनफिनिट सीरीज ऑफ कांस्टेंट्स। अब ये जो सीरीज, जैसे हमने ये पिछली सीरीज ये देखी, तो इसमें मैं एक्स को वैल्यू सपोज रख दूं, तो बाकी क्या होगा? जो सीरीज होगी वो कांस्टेंट यानी नंबर्स की सीरीज होगी। सही है ना? वो क्या होगी? नंबर्स की सीरीज। ओके, अब ये जो नंबर्स की सीरीज है, इफ फॉर द गिवन एक्स द सीरीज ऑफ नंबर्स कन्वर्जेस, यानी सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द पावर सीरीज इक्वल टू अ फाइनाइट रे। कन्वर्ज होने का क्या मतलब होता है सीरीज के? कि देखें सीरीज होती है सम ऑफ द टर्म्स और वो इनफिनिट टर्म्स होती हैं। अगर वो सम जो है वो फाइनाइट हो, यानी सब टर्म्स को ऐड करें तो वो फाइनाइट नंबर आए, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। वैसे तो इसकी बाकायदा वो क्राइटेरिया है कि कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं ये वो, तो ये एक जो है ना एक ओवरऑल या कहना चाहिए कि एक सादा सी फॉर अंडरस्टैंडिंग एक सादा बात है कि कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है विच इज एक्चुअली द सम ऑफ द टर्म्स होती है कांस्टेंट टर्म्स, वो अगर सम जो है वो फाइनाइट हो तो हम कहते हैं सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो देन द पावर सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एट एक्स। फिर कहेंगे, अब फिर मैं बात करता हूं दोबारा पूरी ओवरऑल, कि अगर हमारे पास एक सीरीज पावर सीरीज है उसमें एक्स की कोई वैल्यू दे दें, यानी एक्स की जगह कोई नंबर रिप्लेस करें, आपके पास जो नई सीरीज बनेगी वो नंबर्स की सीरीज बनेगी। अब अगर ये नंबर्स की सीरीज कन्वर्ज करती है तो हम कहते हैं वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट है फॉर दैट वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये वैल्यूज जो हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, बल्कि इन्फिनिट मैनी भी हो सकती हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे ये हो सकती है। ओके, इसके बाद कहते हैं कि ए पावर सीरीज दैट इज नॉट कन्वर्जेंट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट सीरीज। दिस मीन्स दैट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए डाइवर्जेंट पावर सीरीज इज नॉट इक्वल टू ए फाइनाइट रियल नंबर। तो ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट ना हो उसको कहते हैं वो डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस सूरत में डाइवर्जेंट सीरीज का एक्चुअली सम नहीं होता, यानी यूं कहना चाहिए कि उसकी टर्म्स का सम जो है इन्फिनिट होता है, ये उसका सम फाइनाइट नहीं होता। ठीक होगी जी बात? नेक्स्ट जनाब, अब हम पहली एग्जांपल देख रहे हैं। कंसीडर अ पावर सीरीज दिस x रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो अगर इस पावर सीरीज को ओपन करें ना तो इसकी ये वैल्यू होगी 1 जब n 0 है ना, प्लस n की वैल्यू जब 1 है तो ये x पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल चूंकि 1 होता है लिहाजा x हो जाएगा। फिर जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या होगा? x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। यही है ना, ऊपर x की पावर n और नीचे फैक्टोरियल ऑफ n है। इसी तरह जब n की वैल्यू 3 होगी तो इट विल बी x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब कह रहे हैं जी कि अगर x हम ले लें 1 तो क्या होगा? ये सीरीज ये बनेगी 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल एंड दिस वुड बी e। ये क्या होता है? e होता है। बेसिकली इसकी भी मैक्लारन सीरीज ये आपने शायद पढ़ी भी होगी। तो हम कहेंगे देयरफॉर द पावर सीरीज कन्वर्जेस एट x इज इक्वल टू 1 टू द नंबर e। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 के लिए ये सीरीज एक कन्वर्जेंट सीरीज बनती है जो कन्वर्ज करती है किसको? e को। e एक फाइनाइट नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? तकरीबन 2.71 समथिंग इस तरह की कोई वैल्यू होती है। ये फाइनाइट नंबर है, हम जानते हैं ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जनाब कन्वर्जेंट की बात होगी। दूसरी मिसाल है जी, कंसीडर दिस सीरीज n फैक्टोरियल x प्लस 2 रेज्ड टू पावर n। अब इसको मैं n की जगह 0 रखूं 1 2 3
तो इस तरह की ये टर्म्स आ जाएंगी, ये पहली टर्म, ये दूसरी, n इक्वल 2 के लिए टर्म, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 3 के लिए। द सीरीज डाइवर्जेस फॉर ऑल x की कोई भी वैल्यू रखें एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू -2। x जी का -2 रखें ना तो क्या होगा, ये टर्म भी गायब, ये टर्म भी गायब, ये टर्म भी गायब, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा 1। इसका मतलब उस सूरत में इसका सम 1 है, लिहाजा ये कन्वर्जेंट होगी। और अगर हम अदर देन दिस नंबर कोई भी वैल्यू रखें, x की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट -2 रखें, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट बन जाती है। देखिए जैसे यहाँ कोट किया गया कि x की जगह अगर हम क्या रखें 1, देन द सीरीज बिकम्स दिस। यहाँ 1 रखें x की जगह तो ये 1 की पावर्स आ जाएंगी ना, 1 की पावर बल्कि 3 की पावर, ठीक है ना। तो ये बनेगा, पहली टर्म 1 बनेगी जब n 0 रखेंगे, जब n 1 रखेंगे तो ये बनेगा 3, और जब n 2 रखेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू 9, 18 एंड +1। तो अब क्लियरली ये देखें जितनी आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक ये तो बहुत बड़ी टर्म्स आती जाएंगी, और यूं इनका टोटल सम जो होगा वो इन्फिनिट होगा। लिहाजा ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। क्लियरली द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, therefore the series is divergent at x is equal to 1. Similarly we can see that it diverges for all other values of x not equal to minus। तो कोई और भी वैल्यू रखें तो आपको इसी तरह का जो है ना इन्फिनिट सम मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है फॉर x इज इक्वल टू -2 के अलावा तमाम x की वैल्यूज के लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? पहले हमने किसी एक पॉइंट पे बात की कन्वर्जेंस, अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वजह से देखिएगा। एवरी पावर सीरीज हैज एन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स x फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। जैसे हमने पिछली एग्जांपल देखी, उसमें सिर्फ x इज इक्वल टू -2 वॉज द ओनली नंबर फॉर विच दैट सीरीज वॉज कन्वर्जेंट। तो वो अकेला नंबर था, बाकी तमाम नंबरों के लिए वो क्या थी, सीरीज डाइवर्जेंट थी। ऐसी सूरत रेसिप्रोकल भी हो सकती है कि किसी एक नंबर के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो, बाकी तमाम नंबर्स के लिए सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो तमाम x की वैल्यूज जिनके लिए कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो उसे कहते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यानी अगर उसको एक इंटरवल फॉर्म में लिखें तो वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि अगर हमारे पास ये सीरीज हो, अब तवज्जो से देखिएगा, एवरी पावर सीरीज हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हर पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। सपोज अगर r पॉजिटिव हो, द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x माइनस ए लेस देन r। कि अगर हमारे पास r यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिसे हम कहने जा रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं जी कि ये सीरीज जो है इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा x माइनस ए इज लेस देन r एंड डाइवर्जेस फॉर ऑल x माइनस ए मॉड ग्रेटर देन r। कि लेस देन r के लिए कन्वर्ज करती है उस सूरत में, और x माइनस ए मॉड के लिए डाइवर्ज कर, ग्रेटर देन r के लिए डाइवर्ज करती है। ओके, एक केस ये है, द सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट इट्स सेंटर। अगर सिर्फ उसके सेंटर, ये सेंटर्ड एट किस पे है, सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू a। तो अगर इस पे कन्वर्ज करे तो इसका मतलब उस वक्त सूरत में इसको दायरे के उसमें भी देख सकते हैं, सर्कल होता है। तो अगर सेंटर ही पॉइंट हो तो उसको एक ही पॉइंट हो, ठीक है, तो सूरत में रेडियस क्या होता है 0, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर्कल। तो इस सूरत में रेडियस क्या होगा 0। तो अगर हमारे पास ये r पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है कोई। यहाँ अभी आम फिगर भी नीचे बनी हुई है, उस पर देखते हैं चल के कि ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मजीद जो है एलेबरेट हो जाएगा। ओके, तीसरी बात ये है जी कि अगर द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x, देन यानी तमाम वैल्यूज के लिए कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिसके लिए वो डाइवर्ज करे, तो उस सूरत में हम कहते हैं उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर r कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो तो इसका मतलब है उस सूरत में जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी इस इंटरवल में, और इस इंटरवल के लिए वो डाइवर्ज करेगी, यानी x माइनस 1 इज लेस देन r। ओके, अब यहां जो है अगर वो सेंटर पे कन्वर्ज कर रही हो, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो सेंटर वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू a पे कन्वर्ज कर रही हो, जैसे अभी हमने देखा ना पिछली एग्जांपल जो थी ये वाली, ये किस पे सेंटर्ड थी, x इज इक्वल टू 2 पे सेंटर्ड थी, सॉरी -2 पे। तो जब हमने x इज इक्वल टू -2 रखा तो उस सूरत में ये कन्वर्जेंट थी, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए डाइवर्जेंट थी। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कोई पूछे कि इस सीरीज का जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, तो हम कहेंगे 0, चूंकि एक ही पॉइंट सेंटर पे जो है कन्वर्जेंट है, बाकी तमाम के लिए डाइवर्जेंट है। तो यहां भी यही बात की गई है। और कहें जी कि अगर सीरीज तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है, x की जितनी भी वैल्यूज ले लें तमाम रियल वैल्यूज के लिए, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि सीरीज जो है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी है। जो हमने ये बात की ना, इफ r इज ग्रेटर देन 0 द पावर सीरीज कन्वर्जेस, तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि x माइनस a मॉड इज लेस देन r, दिस इंप्लाइज a माइनस r इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस r। ये कैसे आया, ये आपने कैलकुलस में ये रिजल्ट पढ़ा होगा, मॉड ऑफ a इज लेस देन a हो तो हम कहते हैं जी x इज ग्रेटर देन माइनस a इज लेस देन a। तो अब जब यहाँ ये माइनस r था ना, माइनस a था, तो वो इधर जाके ऐड होगा और इधर जाके भी ऐड होगा ना, तो ये a प्लस r और a माइनस r बन जाएगा। अब याद रखिए कि सीरीज में कन्वर्ज या डाइवर्ज एट द एंड पॉइंट्स, कि जो सीरीज होती है वो एंड इसके अंदर, यानी ये ओपन इंटरवल है बेसिकली, ये क्या है ओपन इंटरवल, लेस लिखा है ना, अगर इक्वल टू होता तो ये क्लोज इंटरवल होता। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं, यानी a माइनस r से छोटे और a प्लस r से, बल्कि a माइनस r से बड़े और a प्लस r से छोटे जितने नंबर हैं, उन तमाम के लिए ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। अब ये जो एंड पॉइंट खुद से है, यानी a प्लस r और दूसरा एंड लेफ्ट एंड पॉइंट क्या है, a माइनस r, इन पे सीरीज जो है ना वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है ये कि हम ये वैल्यूज x की जगह रिप्लेस करते हैं उस सीरीज में, फिर देखते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो वो पॉइंट शामिल हो जाता है उस इंटरवल में, अगर डाइवर्जेंट है तो पॉइंट शामिल नहीं होता, हम उसको बाहर ही रखते हैं इंटरवल से। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूट टेस्ट, सॉरी रेशो टेस्ट। ये रूट टेस्ट भी वैसे इसी तरह का एक होता है, लेकिन इसमें रेशो टेस्ट भी होता है। ये अब क्राइटेरिया है, ये चेक करने का तरीका है क्या कि कोई पावर सीरीज जो है कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ये टेस्ट, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं ना सीरीज को, वो क्या आपने पढ़े होंगे, रेशो टेस्ट होता है, रूट टेस्ट होता है, उसके अलावा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट होता है, उसके अलावा इंटीग्रल टेस्ट होता है, और फिर ये एब्सोल्यूट रेशो टेस्ट भी कहते हैं इसको। तो ये टेस्ट जो है ये एक्चुअली आपको एक टूल फराहम करता है कि आप किसी पावर सीरीज के बारे में इससे डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दैट पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखते हैं जी क्या होता है ये टेस्ट। टू डिटरमिन फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स a power series is convergent, one can often use the ratio test. The ratio test states that if this is your series, this is your power series, उसकी जनरल टर्म को हम an कह रहे हैं, ये जो टर्म है ना, we are saying that an is the general term for this series, is a power series and करते क्या है बेसिकली, हम ये an पहले आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या है, इसके बाद हम क्या चेक करते हैं जी, ये कैलकुलेट करते हैं a प्लस एन, a सब n प्लस 1। ओके, इसके बाद हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे ये निकला हुआ है। इसका मतलब है इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, c n प्लस, यानी रेशियो लेंगे ना तो इसका ये टर्म है बेसिकली, इसका रेशियो लेना है, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। हम जानते हैं ना कि अगर हमारे पास a b मॉड हो तो ये a मॉड b मॉड के इक्वल, ये रिजल्ट यूज किया। अब जनाब हम इसकी लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
जब यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन्फिनिट हो रही, उस वक्त हम एज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू आ गई एल, यानी इस सारे की लिमिट जो आई वो क्या आई, एल। अब इन टेस्ट के बारे में सबका यही मिजाज है, जो रेशो टेस्ट ले लें, रूट टेस्ट ले लें, तो इनमें क्या होता है जी कि इसका तरीका ये है कि अगर वो जो नंबर आया है लिमिट, इफ दैट नंबर इज लेस देन 1, द सीरीज कन्वर्जेस, द सीरीज कन्वर्जेस फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच l इज लेस देन 1। और इसी तरह कहते हैं द सीरीज डाइवर्जेस फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच l इज ग्रेटर देन 1 और l इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी अगर ये इंफिनिटी आ जाए या 1 से बड़ी वैल्यू आए तो हम कहेंगे सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है x यून वैल्यूज के लिए। द टेस्ट इनकंक्लूसिव फॉर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच l इज इक्वल टू 1। अगर ये l 1 आ जाए, यानी यहां आप लिमिट कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या है 1 आ जाए, तो हम कहेंगे कि जनाब ये टेस्ट फेल हो गया है, हम इसकी मदद से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो ये जनाब हमारे पास रेशियो टेस्ट है, यह तरीका है हाउ टू डिसाइड अबाउट अ पावर सीरीज वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके जी, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है और जो अभी हमने टेस्ट पढ़ा उसके लिए बात करते हैं कि क्या कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास पावर सीरीज है 1/√x x रेज़्ड पावर n। हमने इसमें से an क्या है जी 1/n √n x रेज़्ड पावर n, और an + 1 क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1/√n + 1 x रेज़्ड पावर n + 1। अब ये रेशियो कैलकुलेट किया an + 1/an और लिमिट कैलकुलेट, ये देखिए ये ऊपर चली जाएगी ना xn + 1 और ये √n और नीचे √n + 1 और x रेज़्ड पावर। अच्छा ऊपर ये बच गया x, चूंकि ये xn और इससे कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ क्या बचा जी n, और ये दोनों यानी इकट्ठे कर लिए रूट में ना, स्क्वायर रूट में ये दोनों, इनको इकट्ठा करके यूं लिख लिया। अब हम जनाब इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1। वो कैसे होगी 1, आप इसमें से n से डिवाइड कर लेना ऊपर नीचे, तो यू विल गेट 1, क्योंकि ये 1/n फिर इंफिनिटी आएगा और इस तरह से। ओके, इसका मतलब है इसकी लिमिट जो है वो जो हमने जिसे l कहा था ना, दैट इज एक्चुअली मॉड ऑफ x। अब ये लिमिट, ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू, इसे मैं l अगर सपोज कहूं, अगर ये l जो है दैट इज लेस देन 1, दैट मीन्स इफ, या यूं कहेंगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 और -1, यानी ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इस इंटरवल में ये, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम ये जानते हैं रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या बताता है जी कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इसका मतलब है ये सीरीज कन्वर्जेंट है इस ओपन इंटरवल में -1 से लेकर 1 तक, और डाइवर्जेंट होगी किन के लिए, तमाम वैल्यूज जो 1 से बड़ी होंगी और -1 से छोटी होंगी, उन सब के लिए ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इन 2 पॉइंट्स के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, अब मैंने जैसे अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सीरीज के एंड पॉइंट, वो जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम डिसाइड करते हैं, उसमें एंड पॉइंट्स पे सीरीज जो है कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। ठीक है जी बात। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, बेसिकली ये करते हैं कि हमारा इंटरवल क्या आया था अभी -1 एंड 1, तो हम बारी बारी एक दफा 1 पुट करते हैं, एक दफा -1 पुट करते हैं, किस में, ओरिजिनल सीरीज में, और देखते हैं कि वो सीरीज क्या बनती है, क्या वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो एंड पॉइंट शामिल हो जाएगा उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में, अगर डाइवर्जेंट है तो एंड पॉइंट शामिल नहीं होगा, वो ओपन ही रहेगा वो साइड। कैसे करते हैं जी, देखें जब हमने x की जगह पहले 1 रखा, सीरीज ये बन गई। अब ये बहुत ही फेमस सीरीज है, इसे p सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, p सीरीज। असल में इसकी ये फॉर्म है n पावर p, क्या है n पावर p और समेशन u,
n इज इक्वल टू, चलिए जी हम क्या लेते हैं 1 से इंफिनिटी, ठीक है जी। अगर ये p जो है ये ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज जो होती है कन्वर्जेंट होती है। और अगर p लेस देन 1 हो एंड पॉजिटिव हो तो फिर सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है। ये बहुत मशहूर सीरीज है, बहुत फेमस इस लिहाज से भी कि बहुत जगहों पे ये अपीयर होती है और हमारे जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है ना इसी की बुनियाद पे किए जाते हैं, ज्यादातर इसकी बुनियाद पे वो टेस्ट होते हैं। तो ओके यहाँ देखें, यहाँ p की जगह क्या है 1/2, तो इसका मतलब है ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। ये दूसरी वाली बात जो है ना, ये वाली बात ये ट्रू है इसमें। अच्छा, अब अगर हम ये पुट करें व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1, अब क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए अलग टेस्ट होता है और ये 2 टेस्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा इसका तज़किरा कर देता हूं। वो होता है जी कि एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उस सीरीज का बिहेवियर डिक्रीजिंग होना चाहिए और दूसरा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड दिस शुड बी 0। अगर ये 2 बातें अल्टरनेटिंग सीरीज में ट्रू हो तो हम कहते हैं वो सीरीज कन्वर्जेंट है, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक होगी जी बात। तो इसका मतलब है ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाए ना अगर, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। तो हम कहेंगे हेंस द इंटरवल ऑफ, देखें जब 1 था तो डाइवर्जेंट, जब x इज इक्वल टू -1 है तो कन्वर्जेंट। इसका मतलब 1 जो है वो शामिल नहीं है उस इंटरवल में और जो -1 है वो शामिल है। तो इसका मतलब ये देखें -1 को क्लोज कर दिया और 1 को हमने क्लोज ओपन रखा। एंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज 1। इसके 2 तरीके हैं, एक ये कि आप इनका दोनों का डिफरेंस लीजिए, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इंटरवल ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने जनाब एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि जो पावर सीरीज है उसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, निकालते हैं, और दूसरा हमने वो रेशो टेस्ट की मदद से हमने किया। और दूसरा हमने क्या किया कि देखते हैं कि एंड पॉइंट्स पे क्या सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है या नहीं। तो यानी बेसिक किसी भी पावर सीरीज के लिए उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए बेसिकली क्या है कि हम उसके एब्सोल्यूट जो रेशियो टेस्ट है उसकी मदद से उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। फिर उस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर डिसाइड करते हैं कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर वो कन्वर्जेंट हो तो वो पॉइंट जो है उस इंटरवल में शामिल कर देते हैं, अगर वो डाइवर्जेंट हो तो वो पॉइंट शामिल नहीं करते बल्कि उस साइड को ओपन रखते हैं, तो गोया वो पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। जी हम देखते हैं अब जी हमारे पास 4th एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें हमें इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है इस सीरीज का। अब एक और तरीका यहाँ बताया गया है कि हम इस तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पहले फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम जब इसकी लिमिट कैलकुलेट करें तो वी विल गेट 2 विच इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि ये सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू 3 है, लिहाजा ये जो x-3 मॉड है दिस शुड बी लेस देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अगर ये यानी ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू ये इसी तरह हम कर सकते हैं ना कि x-3 मॉड इज लेस देन 2, दिस इज -2 इज लेस देन x-3 इज लेस देन 2। तो ये करें ना तो ये हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा। ओके, अब हमें देखना होता है कि इसके लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट पे क्या होते हैं, सीरीज का बिहेवियर क्या है। हम अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें इस सीरीज में x की जगह तो क्या होगा -2 की पावर n, द पावर सीरीज obtained फॉर द कांस्टेंट्स ये होगी जनाब -1 पावर n। दिस सीरीज इज the alternating series and by alternating series test it is the convergent series। इसी तरह हम राइट हैंड पॉइंट पुट करते हैं, x की जगह 5 पुट कीजिए,
तो हमारे पास असल में क्या आएगा, ये आप पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी है। जब आप जो ओरिजिनल सीरीज है ना उसमें x की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे ना तो असल में 2 रेज़्ड पावर n कैंसिल हो गए, तो एक माइनस की वो जो टर्म है ना वो बाहर आ जाती है। इस तरह 5 पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी। अब ये जो सीरीज है ये हार्मोनिक सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है हमेशा। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें कन्वर्जेंट सीरीज मिली, और जब x इज इक्वल टू जो है 5 पुट किया तो हमें क्या मिला, डाइवर्जेंट सीरीज। इसका मतलब 5 जो वो शामिल नहीं होगा और x इज इक्वल टू 1 इसके इंटरवल के हिस्सा होगा, और द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज इज 2। ठीक हो गया। अब हम जनाब फर्दर पावर सीरीज की डेफिनेशंस पे जाते हैं, या फर्दर पावर सीरीज के हवाले से कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। A power series defines a function f of x is equal to summation n is equal to 0 to infinity to cn x minus a raised to power n, whose domain is the interval of convergence of the series। गोया यहां कहने का मकसद यह है कि किसी पावर सीरीज को एज ए फंक्शन भी ट्रीट करते हैं हम। जैसे आप देखिए ना, इसको अगर ओपन करें तो एफ एक्स क्या होगा, बेसिकली इट विल बी सी नॉट प्लस C1 x माइनस ए पावर 1, और फिर आ जाएगा C2 x माइनस ए पावर 2 एंड सो ऑन। तो आप गौर कीजिए, तो ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, पोलिनोमियल इसी शक्ल के। अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, जिसकी डोमेन जो है वो क्या होती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज होती है। Thus, in the interval of convergence, we write कि ये जो सीरीज है इसको हम इस तरह लिख लेते हैं जैसे मैंने अभी लिखा। If a function is f is defined in this way, we say that this series is a power series representation for f of x। f को अगर हम एक फंक्शन के तौर पर डिफाइन कर लें तो हम कहेंगे ये सीरीज जो है ये पावर सीरीज जो है इस फंक्शन की पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। वी आल्सो से दैट f इज रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज, यानी इसी बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि हियर f इज रिप्रेजेंटेड एज अ पावर सीरीज। इसका मतलब है, आपने ये कैलकुलस में भी बात पढ़ी है कि कोई फंक्शन जो है सर्टेन या फंक्शंस को हम एज पावर सीरीज भी लिख सकते हैं, और उसके कुछ कंडीशंस ही वो कि डिफरेंशिएबल हो, और ये जो आपने कैलकुलस के कोर्स में आपने पढ़ी हुई है। ठीक होगी जी बात। यहां पे हम कर रहे हैं जी नोट एक, इफ r इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दी। इसका मतलब ये है कि r अगर ग्रेटर देन 0 तो उसका मतलब उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा। इसका मतलब हम अभी कह चुके वो उसकी डोमेन है। तो अगर r पॉजिटिव है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो उस यानी इंटरवल में, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल। मोर ओवर f डैश एंड इंटीग्रल f of x dx can be obtained term by term differentiation and integration। और इस सूरत में हम उस सीरीज की हर टर्म को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब उस पूरी सीरीज की जो का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है वो कैसे हासिल किया जाएगा, उसकी टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव लेने से। और उस सीरीज का जो है क्या कहना चाहिए, जो इंटीग्रल है वो भी कैसे हासिल हो जाएगा, कि उस सीरीज की टर्म बाय टर्म जो है इंटीग्रेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो पावर सीरीज है उसको हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और टर्म बाय टर्म जो है इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। कहां, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये एक और रिमार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जब पावर सीरीज सोल्यूशन अज्यूम कर रहे होंगे या उनको जो है पावर सीरीज सोल्यूशन अप्लाई करेंगे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ
अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट यूजिंग द पावर सीरीज मेथड, तो वहां ये दोनों चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होंगी कि y डैश कैसे लेते हैं और y डबल डैश कैसे लेते हैं। तो देखते हैं जी, इफ y इज इक्वल टू दिस, यानी ये पावर सीरीज है सेंटर्ड एट 0, a power series in x, then the first two derivatives of, अब इसके दो डेरिवेटिव्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये पावर रूल लगाएं जस्ट, ये देखें शुरू में मल्टीप्लाई होगा, x रेज़ टू पावर n-1 हो जाएगा, और इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव फर्दर लेना है तो n-1 जो है इधर साथ फर्दर मल्टीप्लाई होगा और x की पावर n-2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अब गोया आपको यहां मैं ना क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि हम ये जो डेरिवेटिव हैं फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट इस तरह लिख लें, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम उस सीरीज का डायरेक्ट ही डेरिवेटिव इस तरह से लिखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द फर्स्ट टू टर्म्स इन द सेकंड डेरिवेटिव आर 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तवज्जो से सीखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो रिमार्क लिखा है या जो पॉइंट हमने नोट किया है, इसका मतलब ये कह रहा है कि इस सीरीज की जो है फर्स्ट टर्म जो है और इस सीरीज की पहली दो टर्म्स जो है, दूसरी जो है सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म, ये दोनों 0 हैं। कैसे? अब देखो ना, हम जब n, ये सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो n की जगह 0 रखो तो क्या होगा, ये 0 नहीं हो जाएगी टर्म, सही है ना। और इसी तरह इस सीरीज में n की जगह 0 रखो तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा। जब n की जगह अगली टर्म क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 के लिए होगी अगली टर्म, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी पहली दो टर्म 0 हैं और इसकी पहली एक टर्म 0 है। ठीक है, अब याद रखें इस तरह का काम हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जब हम सीरीज सॉल्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त ये काम करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली टर्म को इग्नोर कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 0 की बजाय सीरीज का स्टार्ट कहां से हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 से हो रहा है। और इसी तरह चूंकि इसकी पहली दो टर्म 0 पे भी 0 है और n इज इक्वल टू 1 के लिए भी 0 है, लिहाजा n इज इक्वल टू 2 के लिए हम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि पहली दोनों टर्म 0 हैं, उनका वो सामने ही नहीं आएंगी, लिहाजा जो इंडेक्स है उसको हम शुरू ही कहां से कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 से शुरू कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात। तो इसका मतलब है अब ये आपकी जो दूसरी सेकंड डेरिवेटिव वाली सीरीज बनी है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। तो ये बहुत केयरफुली इसको देखें और इसको हमने काफी दफा इंप्लीमेंट करेंगे या फ्रीक्वेंटली इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर प्रॉब्लम में जब हम सीरीज सॉल्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे होंगे तो हर प्रॉब्लम के अंदर जो है ये काम जरूर करेंगे हम, जो अभी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। इफ फॉर ऑल रियल नंबर्स x in the interval of convergence a power series is identically 0, then अगर हमारे पास x की तमाम वैल्यूज के जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है उस सीरीज का, उसके अंदर x की तमाम वैल्यूज के लिए ये पावर सीरीज अगर आइडेंटिकली 0 है या 0 बन जाती है, तो उस सूरत में क्या है जी, उस सूरत में ये कह रहा है देन ऑल कोफिशिएंट्स इन द पावर सीरीज आर 0, thus we can write Cn is equal to 0, कि फिर ये कोफिशिएंट्स तमाम के तमाम क्या होंगे, 0 हुआ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, देखें जब तक ये कोफिशिएंट 0 नहीं होंगे ये सारी जो सम है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का मतलब है इन तमाम टर्म्स का सम 0। ये तमाम टर्म्स का सम कब 0 हो सकता है, जब ये तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं ये 0 हो जाए, तो ऐसी ही सूरत में हो सकता है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसका मतलब ये हो, जब सीरीज इस तरह लिखी और राइट साइड पे 0 लिखा हो तो हम स्ट्रेट वे कह सकेंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये 0 हैं। क्लियर है जी बात? ओके जनाब। एक और कॉन्सेप्ट है जी, एनालिटिक एट ए पॉइंट।
फंक्शन, कोई फंक्शन कब एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे, तो कहेंगे जी कि ए फंक्शन f इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट a, at point a if the function can be represented by power series in x minus a with a positive radius of convergence। अगर हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a के अबाउट पावर सीरीज की शक्ल में लिख सकते हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है दैट इज एनालिटिकल एट दैट पॉइंट। द नोशन ऑफ द एनालिटिसिटी at a point will be important in finding the power series solution of a differential equation। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। किसी फंक्शन को हम कहेंगे वो एनालिटिकल है अगर, या एनालिटिक है अगर किसी पॉइंट ए पे फंक्शन को हम क्या कर सकें, पावर सीरीज की सूरत में लिख सकें, या फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकें एज ए पावर सीरीज, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंस द फंक्शन e raised पर x cos of x and log of 1 plus x can be represented as the power। यह आपने कैलकुलस की कोर्स में अपने क्या मैक्लारन सीरीज के नाम से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये जो है ना e raised पर x और cos x और ये log of 1 plus, these all are Maclaurin series at x is equal to 0। इसमें क्या होता है पॉइंट जिसके अबाउट हम ये सीरीज लिखते हैं at x is equal to 0। इसका मतलब है therefore these functions are analytic at point x is equal to 0। ये तमाम फंक्शन जो हैं किस पे एनालिटिक हैं जी, x is equal to, क्योंकि ये एक तमाम फंक्शंस की ये क्या है, सीरीज, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है अबाउट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आपने मैक्लारन सीरीज का नाम सुना होगा, मैक्लारन ये टेलर सीरीज का स्पेशल केस होता है। टेलर सीरीज का नाम भी आपने सुना होगा कैलकुलस के कोर्स में। तो उसमें क्या होता है जी कि जो किसी जनरल पॉइंट के अबाउट x इज इक्वल टू सपोज ए, वो सीरीज लिखते हैं और ये x इज इक्वल टू 0 के अबाउट होती है, ये उसका स्पेशल केस हुआ करता है। अब जनाब हम देखते हैं जी अरिथमेटिक ऑफ पावर सीरीज क्या है, इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये कि उस पावर सीरीज में हम एडिशन कैसे करते हैं, यानी दो सीरीज को ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक्स का मतलब ये है कि पावर सीरीज कैन बी कंबाइंड थ्रू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है जी, दीज प्रोसीजर्स ऑफ द पावर सीरीज आर सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल। चूंकि आप गौर कीजिए तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पावर सीरीज भी बेसिकली पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब है पावर सीरीज में जो एडिशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है और जो डिवीजन का प्रोसेस है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम क्या करते हैं जी, पॉलिनोमियल में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। दैट इज, अब एडिशन में क्या कर रहे होते हैं, वी एड द कोफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पार्ट्स ऑफ एक्स, use the distributive law and the collect the terms and perform the long division। इस तरह हम लॉन्ग डिवीजन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कर लेते हैं यूज और उससे ये काम करते हैं। अब यहां देखिए हमारे पास है जी दो सीरीज को हम का प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें तो e रेज़ पर x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। हम जानते हैं ये इसकी मैक्लारन सीरीज है, किसकी, e रेज़ पर x की, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 6 एंड दिस इज x4 ओवर 24। इसको समटाइम्स यूं भी लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, ये ज्यादा अच्छा नोटेशन है, वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। चूंकि यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए वो हमने फैक्टोरियल के बजाय ये वाली नोटेशन यूज की है। ओके, अब ये जनाब क्या है, साइन एक्स की ये मैक्लारन सीरीज है, x माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस x5 ओवर 120 माइनस x7 ओवर 5040 प्लस 1।
अब जनाब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों सीरीज को। तो इसका तरीका क्या होता है जी कि आप यहाँ 1 को लीजिए और इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स पहले, ठीक है, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये कहाँ से आएगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, साथ ही वो ना एक्स स्क्वायर वाली टर्मों को वो इकट्ठा कर लिया गया है, और इसी तरह से एक्स, क्योंकि एक टर्म यहाँ से आएगी ना, एक यहाँ से आएगी जब वो करेंगे, तो साथ ही टर्मों को इकट्ठा भी किया गया है, ठीक है जी। और -1/6 प्लस 1/4 एक्स क्यूब, और फिर जहाँ से x4 वाली टर्में आएंगी उनको इकट्ठा कर लिया है, और फिर इसी तरह x5 वाली टर्मों को इकट्ठा किया है। वो पहले मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और उसके बाद आखिर में, यानी उसका तरीका क्या होगा कि 1 को लीजिए और सबसे मल्टीप्लाई, फिर इधर से x को लीजिए और इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लीजिए, इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बच्चा x⁵ तक काफ़ी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इग्नोर कर सकते हैं। बहरहाल जो प्रोडक्ट के बाद ये हमारे पास सीरीज आ गई, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस x5 ओवर 30 माइनस सो ऑन। ओके, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है, उसको देख लीजिए। सिंस द पावर सीरीज ऑफ ई रेज़ पर x एंड साइन ऑफ x कन्वर्जेस फॉर ऑल मॉड ऑफ x इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है जी, कि तमाम वैल्यूज के लिए ये जो है दोनों सीरीज जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं। वो इनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द सीरीज कन्वर्जेस ऑन द सेम इंटरवल। इसका मतलब है फिर प्रोडक्ट ऑफ जो सीरीज होगा वो उसी इंटरवल पे कन्वर्जेंट होगा, यानी उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा जो उन दोनों सीरीज का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द पावर सीरीज इन x फॉर द प्रोडक्ट e रेज़ पर x cos ऑफ x। तो फ्रॉम कैलकुलस वी नो द मैक्लारन सीरीज, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले तज़किरा किया आपके साथ, ये मैक्लारन सीरीज है फॉर e रेज़ पर x, दिस इज द मैक्लारन सीरीज फॉर cos ऑफ x। मल्टीप्लाइंग द टू सीरीज एंड कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स यील्ड्स। ये देखिए दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया, फिर इनमें से एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा किया, तो हमारे पास ये पहली 4 टर्म्स हैं फॉर द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज फॉर बोथ द फंक्शंस e रेज़ पर x एंड cos ऑफ x इज -infinity to infinity. Consequently, the interval of convergence of the power series for their product is also -infinity to infinity. जी, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एडिंग टू पावर सीरीज। चूंकि ये काम हमने करना है कि हम ऐड भी करेंगे पावर सीरीज को, और ये फ्रीक्वेंटली करना है, ठीक है, इसलिए इसको बड़ी अच्छे तरीके से समझिए। फॉर फाइंडिंग पावर सीरीज सोल्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम अडॉप्ट एट सिंप्लीफाइंग द सम ऑफ 2 or more power series, each series expressed in समेशन और सिग्मा नोटेशन। कि जब समेशन या सिग्मा नोटेशन में 2 सीरीज लिखी हो या 2 से ज्यादा सीरीज, तो उनको ऐड कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सीखना जरूरी है जी। टू एन एक्सप्रेशन विद द सिंगल, वो यानी वो जो डिफरेंट सिग्मा नोटेशन थी वो सिंगल उसमें आ जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए या किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा सीरीज को सिग्मा नोटेशन की सूरत में। तो दिस ऑफन रिक्वायर्स अ शिफ्ट ऑफ द समेशन इंडेक्सेस। तो इसके लिए क्या एक काम करना है हमने कि इंडेक्सेस जो इंडेक्स जो आप ये लिखा होता है ना, समेशन n = 0 to infinity, तो ये इंडेक्स है इसका। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बेसिकली समेशंस वाले नोटेशन है उसमें इंडेक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ऐड करने के लिए 2 टर्मों का जरूरी है, या 2 सीरीज को, कि उनके इंडेक्सेस जो हैं वो सेम हो। तो इन ऑर्डर टू ऐड एनी 2 पावर सीरीज वी मस्ट इंश्योर दैट द समेशन इंडेक्सेस इन द बोथ सीरीज स्टार्ट विद द सेम नंबर। यही मैंने अभी बात बताई आपको, दैट the power of x in each of the power series be in phase,
कि जो पावर सीरीज में जो वेरिएबल है उनकी पावर्स भी सेम हो और इंडिसेस भी सेम हो, तो फिर हम दोनों जो समेशंस हैं, ये दोनों सीरीज हैं, उनको ऐड अप कर सकते हैं. देयरफॉर इफ वन सीरीज स्टार्ट्स विद a multiple of say x to the first power series, then the other series must also start with the same power of the same power of x. ठीक हो गया जी. तो नेक्स्ट देखते हैं जी. अब आपको ये तरीका सिखाया जा रहा है कि हम ये जो सम करने का तरीका वो कैसे करेंगे. देखिए हमारे पास ये दो सीरीज दी गई हैं, एक ये और एक ये, दोनों को हमने ऐड अप करना है. तो क्या है जी, देखें जरा तवज्जो से कि जब ये n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रही है, ये n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है. पहली बात तो ये कि n के इंडिसेस डिफरेंट है. ओके, जब मैं n इज इक्वल टू 2 यहां रखूं तो x की पावर क्या बनती है 0. यहां जब n इज इक्वल टू 0 रखूं तो x की पावर क्या बनती है 1. इसका मतलब इनके पावर्स भी डिफरेंट हैं. इसका मतलब आई नोट दैट इन द गिवन प्रॉब्लम द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट्स विद x पावर 0 whereas the second series start with x power 1. मैंने अभी मेंशन किया आपको. by writing the first term of the series outside the summation notation, अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने इस तरह का काम किया कि ये जो पहली टर्म है इसको आउटसाइड द समेशन नोटेशन लिख दें कि n इज इक्वल टू 2 के लिए सीरीज, यानी 2 रखा ना जब, तो यहाँ 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये C2 आ गया और x की पावर 0 आ गया. ठीक हो गया जी. इसके बाद इसका मतलब एक टर्म तो हमने ये लिख ली, बाकी सीरीज की टर्म्स कैसे लिखेंगे वो अब 3 से शुरू होगी. 2 वाली टर्म बाहर लिखी जा चुकी, अब जो टर्म्स शुरू होंगी वो 3 से शुरू होगी. तो वो होगा जी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज पावर माइनस 1. अच्छा, इसी तरह अब n इज इक्वल टू 0 सी एन एक्स रेज पर n. अब जरा देखिए इसकी पावर कहां से शुरू हो रही है. फॉर n इज इक्वल टू 3 इसकी स्टार्टिंग पावर बनती है 1. फॉर n इज इक्वल टू 0 इसकी स्टार्टिंग पावर बनती है 1. यानी n 0 रखें ना तो इसकी पावर 1 और n 3 रखें तो इसकी पावर भी 1. ओके, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि इनकी पावर्स कम से कम सेम हो जाएंगी. अब हम करते क्या हैं जी कि वी लेट k इज इक्वल टू n माइनस, ये जो होगा ना इसको आप k के इक्वल रख लें फर्स्ट सीरीज की, और इसी तरह इधर जो पावर है उसको आप जो है उसको भी k के इक्वल रख लीजिए. अब जब मैं k के इक्वल रखूंगा तो वो जो कीजिएगा, अब हम सीरीज में इंडेक्स चेंज करने जा रहे हैं. यानी पहले इंडेक्स मेरे पास n है, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माय इंडेक्स इन k. जैसे वो वेरिएबल वो जी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते इंटीग्रेशन में, एक वेरिएबल से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यहाँ भी बिल्कुल जो है हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इंडेक्स n से k में. ओके, तो देखिए इस सीरीज के लिए जब मैं n की जगह 3 रखूं, ये है ना मेरे पास पहली सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए ये थी सब्स्टिट्यूशन, n की जगह 3 रखी हो तो k की वैल्यू क्या आएगी 1. इसका मतलब ये सीरीज अब 1 से शुरू हो रही है, k इज इक्वल टू 1 से शुरू होगी. अच्छा, इसके बाद यहाँ n भी है तो n की वैल्यू क्या होगी, n वुड बी k प्लस 2, और n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी k प्लस 1. ये भी चेंज करनी है. अब सारा कुछ n की बजाय k में चेंज होगा, और c k प्लस 1, देखिए c n था ना यहाँ, तो अब c k प्लस 1 हो गया. x पावर हम n माइनस 2 को रख चुके, k x पावर k आ गया. इसी तरह प्लस इस सीरीज के लिए देखें, n की जगह 0 रखो तो इस सीरीज में हमने पुट करना है k इज इक्वल टू n प्लस 1. n 0 रखो तो भाई क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1 आ गया. ये देखें 1 से शुरू हो गई और ये इन्फिनिटी आ गई. अच्छा, इसके बाद क्या है जी सी एन, एन की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, ये देखें n यहां से आ जाएगा k माइनस 1. इसका मतलब है अब इस c में n की जगह क्या रखेंगे k माइनस 1, और n प्लस 1 को हमने क्या रखा k, तो x की पावर k. अब आप गौर कीजिए तो हम दोनों जो सीरीज हैं उसमें x की पावर भी सेम हो गई और ये जो इंडेक्स है ये भी सेम हो गया.
इसका मतलब है अब हम इन दोनों सीरीज को ऐड कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, चूंकि इनमें इंडेक्सेस जो है वो एक्स की पावर भी सेम होगी और जो इंडेक्स ऑफ द सीरीज है वो भी सेम हो गया। अब आप देखिए उसी सीरीज को अब इकट्ठा कर दिया गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये था ना, तो 2c तो हमारे पास था ही। अब हमने जनाब क्या किया, ये देखें समेशन बाहर लिख ली और पहली जो सीरीज है उसकी टर्म्स ये देख लीजिए, वो k+2, k+1, ck+2 और इस सीरीज की टर्म क्या है ck-1 और ये कॉमन है। अब ये जो है दिस x पावर k जो है दैट इज कॉमन, तो हम इसको अब यूं लिख सकते हैं x पावर k यानी कॉमन ले लिया। और ये देखें यहां एक बात जैसे मैंने अभी बताया था, हम पहले किस इंडेक्स में थे, n इंडेक्स में थे, उसमें से k में ट्रांसफॉर्म हो गए। याद रखिए कि जो इंडेक्स होता है समेशन के अंदर वो डमी होता है। अब k की जगह n रख लें या n की जगह k रख लें तो उससे कोई मसला नहीं है। असल में देखें ना सीरीज की टर्म्स तो उसी तरह एक्सपेंड होंगी, उसी तरह सामने आएंगी। अब मैं k की 1 वैल्यू यहाँ सपोज n भी होता तो तब भी यही होता और k है तो तब भी वही है, तो ये हमेशा डमी होती है। जनाब आज के लेक्चर के बाद आपको ये चंद प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। डू द प्रॉब्लम्स 1 to 14 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो अब चैप्टर 6 शुरू हो चुका, तो आप एक्सरसाइज 6.1 से ना चंद ये प्रॉब्लम कीजिए। तो उम्मीद है उसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा। उसका बेस्ट तरीका ये है कि जो एग्जांपल्स हमने किए हैं उनको पहले कीजिए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए। अगर एक और भी तरीका हो सकता है कि थोड़ी सी आप कैलकुलस की बुक को भी पढ़ लीजिए ताकि ये बात अच्छी तरह आपको समझ आए और आप इसको कर सके, अच्छी तरह से इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। तो आज के लेक्चर की समरी जनाब, हमने सबसे पहले देखा पावर सीरीज क्या है, फिर उसमें इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या होता है। असल में पावर सीरीज जो है ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें x या किसी वेरिएबल की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। अब x की जिन वैल्यूज के लिए वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है उसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं और उसी से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड किया जा सकता है। फिर हमने पावर सीरीज के रेडियस और जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए जो है रेशो टेस्ट पढ़ा कि उस रेशो टेस्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि सीरीज जब आइडेंटिकली जीरो हो तो उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं सीरीज के वो सारे जीरो होते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है या एनालिटिसिटी ऑफ द पावर सीरीज एट ए पॉइंट क्या होती है ये हमने देखा। फिर अर्थमेटिक ऑफ द पावर सीरीज देखा, तो अर्थमेटिक में क्या है जी कि उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, एडिंग टू पावर सीरीज। आखिर में हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया कि दो सीरीज को ऐड कैसे करते हैं कि उनके इंडेक्सेस और उनमें एक्स जो इन्वॉल्व है उन दोनों की पावर सेम हो तो फिर हम ऐड कर सकते हैं दो सीरीज को समेशन नोटेशन की सूरत में। तो इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।